शान दूं सामान दूं या तुझे मुस्कान दूं, शान दूं सामान दूं या तुझे मुस्कान दूं, बोल तू वतन क्या तेरे लिए जान दूं। जान भी देना पड़े तो कोई गम नहीं, जान भी देना पड़े तो कोई गम नहीं, हम भी भगत या सुभाष चंद्र से कम नहीं। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल यूसीएस 12 क्लास में स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 7। आज हम लोग जानेंगे इस सेशन में जीवन का आधार पर्यावरण। इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार जो हमारा जीवन है वह पर्यावरण से किस प्रकार रिलेटेड है, या कि आखिरकार जो पर्यावरण है वह हमारा जीवन का आधार किस प्रकार है, हम लोग पर्यावरण से किस प्रकार जुड़े हैं। अगर किसी कारणवश या मान लीजिए कि किसी कारणवश जो हम अपने दिनचर्या में अपने स्वास्थ्य के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं, जो वस्तु का उपयोग करते हैं, जैसे कल कारखाना हो गया या मोटर गाड़ी हो गया या अनेक प्रकार की जो वस्तु हो गया, उसको हम लोग उपयोग करते हैं, उससे हमारा जो पर्यावरण है वह किस प्रकार प्रदूषित होता है, प्रदूषण फैलता है, इस पर हमारा जीवन से क्या संबंध है, इसको हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग इस अध्याय में बात करेंगे कि जो सीमा है अपने पिताजी के साथ पहली बार पटना घूमने जा रही है, और बाहर जब अपने ग्रामीण क्षेत्र से जब बाहर निकल रही है तो बाहर निकलते समय उसने देखा कि यहाँ के खेत के हरे भरे खेतों की खिलखिलाती तितलियाँ और रंग बिरंगे फूल, यहाँ के मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवाएं से निकलते हुए जब वो पटना सफ़र करती है तो अचानक उसकी रिक्शा यानी ऑटो रिक्शा जाकर बीच चौराहे पर रुक जाती है। जब बीच चौराहे पर उसने ऑटो रिक्शा से उतरकर देखा तो उन्होंने पूछा, क्या पिताजी यही पटना है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये पटना शहर है। तो जब उन्होंने इस पटना शहर की बात करें तो वहाँ के इन्वायरमेंट यानी वहाँ के पर्यावरण को उन्होंने देखा तो उसको वहाँ पर बहुत सारे दुर्गंधित गैस है, बहुत सारे हॉर्न, यानी उससे चिड़चिड़ापन महसूस, यानी उसको दम घुटन जैसा महसूस हो रहा था। तो आखिरकार उन्होंने सीमा ने पूछा कि पिताजी ऐसा तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा अनुभव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इस शहरी क्षेत्र में ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है? तो उनके पिताजी का जवाब हुआ कि ये जो आपको घुटन महसूस हो रही है, आपको जो ये दिक्कत महसूस हो रही है, ये हमारे पर्यावरण के पोल्यूशन के कारण आपको ये अनुभूति हो रही है। तो हम लोग इस निम्न कारण पर जानेंगे कि आखिरकार जो हमारा पर्यावरण है वह किन किन कारणों से, किन किन माध्यमों से प्रदूषित होता है, जो हमारे जान मान के साथ साथ पर्यावरण जीवन को भी वह क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि जो हमारा ये जो पर्यावरण है आखिर ये किन किन कारणों से प्रदूषण होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग बात कर लेंगे वायु प्रदूषण पर कि वायु प्रदूषण यानी जो हमारा एनवायरनमेंट में वायु की मात्रा है वह कैसे प्रदूषित हो जाते हैं, उससे हम लोग कैसे रोगग्रस्त हो जाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर आपको दिया हुआ है हमारा वायु प्रदूषण। क्या है बाबू? वायु प्रदूषण। तो इसका डिफिनेशन होगा कि जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाता है तो वायु प्रदूषण कहलाता है। यानी जब हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, अगर उसमें वायु की मात्रा यानी अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अन्य गैस की मात्रा को अगर हम लोग वृद्धि हो जाती है, हमारे एनवायरनमेंट में वृद्धि हो जाती है, तो वहां पर क्या होगा, उस इलाके में क्या होगा, वहां पर वायु प्रदूषण की होने की संभावना बनी रहती है। अब हम लोग जानेंगे कि जो हमारा वायु प्रदूषण है इसका कारण क्या है, यानी हम लोग वायु प्रदूषण कैसे हो जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि खनिज ईंधन से चलने वाली गाड़ी, यानी जो भी हम लोग गाड़ी का उपयोग करते हैं अपने यात्रा करने के लिए, यातायात करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करने के लिए जो हम लोग गाड़ी का यूज करते हैं, तो वह आखिरकार वह खनिज ईंधन से चलती है और उसका जो धुआं होता है वह क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो एक तो हमारा वो कारण हो गया। उसके बाद से हम लोग जानेंगे चिमनी, यानी जो हम लोग चिमनी की बात करें जिसमें ईंट को पकाया जाता है, उससे भी जो निकलती है धुआं वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। उसके बाद से थर्ड कारण जानेंगे कल कारखानों से, यानी औद्योगिक क्षेत्र का, यानी औद्योगिक क्षेत्र विकास करने के लिए शहरी इलाकों में क्या होता है, चिमनी, कल कारखाने, सूती वस्त्र बनाने वाले, यानी अनेक कल कारखानों का उपयोग किया जाता है और उनसे जो धुआं निकलती है वो भी हमारे पर्यावरण को क्या करती है, प्रदूषित करती है। तो उससे भी क्या होता है, हमें स्वास्थ्य संबंधी
रोग का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे जो यहाँ पर जो चिमनी से यानी कल कारखाने से निकलने वाले दुर्गंधित गैस है, यानी जो चिमनी होता है या जो कल कारखाने होता है उनसे तो दुर्गंधित गैस निकलती ही निकलती है, और जो ईंट भट्ठा वाला होता है या जो कोयला की खान होती है उसको अपने उपयोग में लाने से पहले उसे भी क्या किया जाता है, पकाया जाता है। पकाने के पश्चात क्या किया जाता है, उसमें भी अधिक मात्रा में वो गैस निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या करता है, हानि पहुंचाता है, यानी फेफड़ा संबंधी या श्वास संबंधी रोगों का उत्पन्न करता है। ये हमारा वायु प्रदूषण। उसके बाद से हम लोग सेकंड की बात करेंगे। सेकंड हमारा है कि जो हमारे प्रदूषण के कारण होने वाले रोग, यानी जो हमारा वायु प्रदूषण है उससे कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे अपना लंग्स प्रॉब्लम हो गया या टीबी हो गया, तो टीबी जो होता है वो तो वायरस के कारण होता है, लेकिन इसका वाहक हमारा वायु ही है, क्योंकि वायु क्या करता है, आपके श्वास के माध्यम से आपको शरीर में प्रवेश कराता है और जिससे क्या होता है, आपको रोग का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे इसका निवारण, कि आखिरकार हम लोग वायु प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, इसका निवारण क्या है, इसका उपाय क्या है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अत्यधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी जहां पर कल कारखाना हो वहां पर उसके आइट साइड में वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण करने से क्या होगा कि जो वहां पर वृक्ष होंगे उसके आइट साइड में जो वृक्ष होंगे वह वायु प्रदूषण को कन्वर्ट यानी वो क्या करते हैं, शुद्ध करने में मदद करते हैं। वो अपने आवश्यकता अनुसार उस गैस को अवशोषित कर लेंगे और उस वहां पर ऑक्सीजन की पूर्ति बनाए रखेंगे, जिससे क्या होगा कि वहां की एनवायरनमेंट जो होगी वह शुद्ध वातावरण में बना रहेगा। तो वहां पर हम लोग वृक्ष रोपण यानी अत्यधिक वृक्ष रोपण कर उस वायु को, वहां के एनवायरनमेंट को, वहां के पर्यावरण को हम लोग शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा सेकंड पॉइंट है कि ध्वनि प्रदूषण। एक हमारा तो हमने वायु प्रदूषण की बात कर लिया, अब हम लोग जानेंगे ध्वनि प्रदूषण। तो ये ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है दोस्त, इस पर हम लोग देखेंगे। तो वायु में अवांछित तीव्र ध्वनि मौजूदगी जो हमारे कानों एवं मस्तिष्क के पीड़ा दे ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यानी जो हमारा वायुमंडल है उसमें अवांछित तीव्र गति से जो ध्वनि उत्पन्न होता है वह हमारे क्या करता है, कान हो गया एवं मस्तिष्क जो हमारा दिमाग हो गया, इसको क्या करता है, पीड़ा उत्पन्न करता है, यानी दर्द देता है, जिसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण जो है इसका भी क्या है जी, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, यानी यहाँ पर हमने आपको कारण में बतलाया था कि जो हमारा इससे क्या प्रभावित होता है, कान प्रभावित होता है और हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। और ये जो उत्पन्न होता है ध्वनि प्रदूषण, इसको हम लोग जानेंगे कि ध्वनि प्रदूषण जो हमारा उत्पन्न करने वाली बात की आ गई, तो ये अत्यधिक हम लोग जो डीजे हो गया या लाउड स्पीकर हो गया, इससे क्या होता है, उससे जो अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न होगी तो उससे हृदय रोग यानी हार्ट अटैक होने की भी संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह प्रायः लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों के शोर से उत्पन्न होता है। यानी जो हमारा हॉर्न होता है जो उसे कम मात्रा में बजाना चाहिए, लेकिन वह अपने उपयोग के लिए उसे अधिक तेज हॉर्न वाला उपयोग करते हैं। जो भी गाड़ी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, तेज हॉर्न वाला उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा वायु प्रदूषित होता है ध्वनि प्रदूषण के रूप में। और हम देख रहे हैं कि लाउड स्पीकर जो डीजे होता है, ये लाउड स्पीकर होता है, ये भी अगर आवश्यकता से अधिक तेज में बजाया जाए तो ये भी क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को ध्वनि प्रदूषण के रूप में उसे प्रभावित करते हैं। और हम लोग बात करें कि ध्वनि प्रदूषण में जो जेट विमान होते हैं वह क्या करते हैं, अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने का काम करते हैं, उससे भी क्या होता है, हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि ध्वनि प्रदूषण का मात्रक, यानी जो ध्वनि प्रदूषण है इसको किसमें मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल यानी डेसिबल में इसको मापते हैं कि कितना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग डेसिबल में मापते हैं। सामान्यतः 80 डेसिबल तक मनुष्य सुन सकता है। जो मनुष्य की सुनने की क्षमता है, जो मनुष्य की अगर सुनने की क्षमता है, अगर उसको हम लोग डेसिबल में नापें तो वह 80 डेसिबल तो क्या कर सकता है, सुन सकता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो मनुष्य होते हैं, जो मानव जाति के लोग होते हैं, अगर उनकी डेसिबल में सुनने की क्षमता बतलाई जाए तो 80 डेसिबल तक वो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं।
उसके अधिक सुनने की क्षमता उसमें नहीं है। अगर उससे अधिक उनके पास शोर किया जाए तो उनके मस्तिष्क में झंझनाहट या कान सुनना हो सकता है। इसको आभास कराने के लिए हम लोग बचपन में देखे होंगे कि कोई कान में वो जोर से चिल्ला देता है। जोर से चिल्लाने के पश्चात क्या होता है, उनके कानों के जस्ट लाइक बुझे कि 5-10 मिनट क्या होता है, सॉरी 5 सेकंड या 3 सेकंड क्या उनका कान सुनना सा हो जाता है। तो ये जो अत्यधिक ध्वनि होता है उनसे क्या होता है, हमारा कान क्या हो जाता है, सुनना सा हो जाता है। या अत्यधिक आप ध्वनि सुनिएगा तो आपका माइंड क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आपका मस्तिष्क क्या हो जाएगा, झिंझिनाने लगता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर देख लिए कि जो अधिक हमारा जो सुनने की क्षमता है 80 डेसिबल में है। अगर डेसिबल की बात करें तो यहाँ पर बाबू 80 डेसिबल इसका आंसर टिकअप कर लीजिएगा। लेकिन अगर हर्ट्ज में पूछे कि हर्ट्ज यानी मानव की जो सुनने की क्षमता है वह कितना हर्ट्ज है, तो 20,000 हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज तक वह सुन सकता है। ठीक है, और उससे अधिक वह नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सिर्फ डेसिबल में पूछा था, हमने आपको हर्ट्ज में भी बता दिया कि जो हर्ट्ज की बात करें कि मानव की जो सुनने की क्षमता है 20 हर्ट्ज के बराबर है, उससे अधिक वो नहीं सुन सकता। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अगले बात करेंगे अपना जल प्रदूषण के बारे में। तो जल प्रदूषण की बात करें कि जल प्रदूषण से भी हमारे जीवन में क्या होता है, अनेक प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जल प्रदूषण, तो जल में किसी बाहरी पदार्थ यानी जो जल होता है उसमें किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल को संभावित गुणों को प्रकार परिवर्तित कर दे, यानी संभावित गुणों को उसके प्रकार में क्या कर दे, परिवर्तित कर दे। जल स्वास्थ्य के नुकसानदायक या उपयोग करने लायक न रहे, उससे हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। यानी जल में क्या हो जाए कि अगर हम अनुपयोगी या अवांछनीय पदार्थ को डाल देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ के जल जो दूषित हो जाते हैं वह हमारे उपयोग लायक नहीं रहता है। तो उस स्थिति में हम लोग उस जगह को, उस जल को हम लोग दूषित जल बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जल प्रदूषण से भी हमारे क्या होते हैं, इसका कारण पहले हम लोग जान लेंगे कि आखिर ये जल प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। ठीक है, तो जल प्रदूषण की बात करें अगर दोस्त कारण, तो ये इसमें भी क्या होता है, जो हमारे कल कारखाने हैं इनमें उनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी उद्योग हो गया, या कपड़ा उद्योग हो गया, या गन्ना उद्योग हो गया, या जूट उद्योग हो गया, तो ये सब उद्योग जो है कल कारखाने लगे हुए हैं, तो उनमें अत्यधिक यानी अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है। क्या होती है दोस्त, पानी की जरूरत होती है, और वो अपने उपयोग के लिए वो पानी का यूज कर लेते हैं। और जो बेकार होता है उनके साथ जो गंदा चीज मिल जाता है पानी के रूप में, पानी उनका जो बनाने के पश्चात, जैसे मान लीजिए कि गन्ना बना रहे हैं, गन्ना से चीनी तैयार कर रहे हैं, और वो जो सड़ा हुआ पानी होता है जो रखे हुए हैं और सड़ा हुआ पानी होता है उसको एक बार क्या करते हैं, वो नदी में छोड़ देते हैं, यानी नाला के माध्यम से वो क्या करते हैं, नदी में छोड़ देते हैं। अगर नदी में वही पानी आएगा तो उस नदी को क्या करता है, दूषित करता है। तो यहाँ पर वो जो जल दूषित करने की बात है, तो कल कारखाना भी क्या करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और उसके बाद से हम लोग अपने पर्यावरण जीवन में भी देखते हैं कि जो हम लोग अपने नदी तालाब में देखते हैं कि अधिकांश लोग क्या करते हैं कि उसी नदी तालाब में क्या करते हैं कि गाय भैंस को नहलाने का काम करते हैं। गाय भैंस के नहलाने के काम तो करते हैं, और साथ ही साथ जो उपयोग नहीं किए जाए डिटर्जेंट होता है या हानिकारक डिटर्जेंट होता है, उससे क्या करते हैं, कपड़ा धोने का काम करते हैं। तो ये हानिकारक जो डिटर्जेंट का हम लोग यूज करते हैं उससे भी क्या होता है, जल दूषित होता है। अब तो जल दूषित हो गया, अब इनसे होने वाले रोग के बारे में समझेंगे कि आखिर जो जल प्रदूषण हो गया इससे कौन से रोग होते हैं। तो जल प्रदूषण से हमें हैजा होता है या कलरा होता है, ये सब नाना प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग इसका निवारण समझेंगे कि जल प्रदूषण को हम लोग कैसे निवारित कर सकते हैं। तो जल प्रदूषण को हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जो कल कारखाना होता है उसका डायरेक्ट नदी में संपर्क न बनाकर उसको सोख्ता के रूप में वहीं पर क्या किया जाए, उसका पानी को हम लोग सोख दिया जाए, ताकि जो मल होंगे, जो कचरा होंगे वो ऊपर ही बैठ जाएंगे, और जो नीचे पानी जाएगा वह शुद्ध होते होते नीचे जाकर जल स्तर बना रहेगा।
और बात करेंगे कि जो हम लोग हानिकारक जो डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, वो कम से कम किया जाए। क्या किया जाए? कम से कम किया जाए, यानी कम ही मात्रा में अपना काम चला लिया जाए या ना के बराबर किया जाए। और बात करें जो गाय भैंस धोने की बात है, नदी तालाब में जो लोग गाय भैंस को नहला देते हैं, धो देते हैं, वो उसे नहीं धोया जाए, यानी उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इससे क्या होगा कि हमारा जो पर्यावरण है वह उसका संतुलन यानी जल का संतुलन बना रहेगा और जल स्वच्छ भी रहेगा। अब बात करेंगे जो जल प्रदूषण है उसको भी नियंत्रण करने में कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत का भी हाथ होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने सोस यानी डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। यह जीव गंगा नदी में पाया जाता है। यानी अगर सोस की बात किया जाए कि सोस कहाँ पर पाया जाता है, यानी तो ये गंगा नदी, यानी गंगा नदी में इसका निवास स्थान होता है, यह वहाँ पर अच्छी तरह से वह रहती है। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि इस जीव का प्रमुख खाद्य नदियों का कचरा होता है। यानी जो सोस होता है, जो डॉल्फिन होती है, वो क्या करती है, उसका खाद्य पदार्थ जो होता है वह नदियों का कचरा होता है, अतः इसे गंगा नदी की सफाई का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। यानी वो क्या करती है कि जो उसमें जो कचरा होता है उसको खाने का काम करती है डॉल्फिन, वह खाती है, तो इससे क्या होता है, जो नदी होता है वह साफ होता है। इस तरह उस जो सोस होता है उसको प्राकृतिक स्रोत यानी सफाई का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने अपने जल प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में चर्चा किया। अब हम लोग बात करेंगे, अगला पॉइंट है हमारा मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण में देखेंगे कि आखिर मृदा यानी मिट्टी कैसे प्रदूषण हो जाता है, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखिएगा दोस्त, इसमें क्या है कि जो हमारा मृदा प्रदूषण है इसमें आवश्यकता से अधिक, यानी जो हम आवश्यकता से अधिक रासायनिक पदार्थ यानी रासायनिक पदार्थ के रूप में जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है, खाद हो गया, डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, जिंक हो गया, इसका हम लोग उपयोग करते हैं, मिट्टी की उर्वरक शक्ति का कम हो जाता है। यानी अगर हम इसको अत्यधिक उपयोग करने लगे तो वहां पर क्या मालूम चलेगा कि जो हमारा मिट्टी है वह बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बाबू? बंजर हो जाएगी। अगर उसका हम लिमिट यानी सीमित मात्रा में उपयोग कर रहे हैं तो उसका उर्वरक शक्ति बना रहेगा, लेकिन अगर हम लोग आवश्यकता से अधिक उसका उपयोग करने लगे तो इस तरह क्या होता है, मृदा प्रदूषण की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पर हम लोग वही बात को देख रहे हैं कि मृदा शक्ति कम हो जाती है, जिससे मृदा प्रदूषण कहा जाता है। यानी जब मृदा की जो शक्ति होगी, यानी जो उनका उर्वरक शक्ति होगा, उनका क्षरण होगा, उनका दोहन होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मृदा प्रदूषण कहेंगे। अब इसका हम लोग कारण की बात करें कि आखिर मृदा प्रदूषण होता कैसे है, तो ये बाबू ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ये मृदा प्रदूषण की बात करें, यह अत्यधिक खाद यानी उर्वरक खाद हो गया या रासायनिक खाद हो गया, अगर हम लोग इसका अत्यधिक सेवन कर रहे हैं अपने उपज बढ़ाने के लिए, अत्यधिक उसमें खेत में डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि उसका जो उर्वरक शक्ति है वह कम हो जाएगी। तो वहां पर उसका कारण में हम लोग वहां पर लिख देंगे। उसके बाद से बात करेंगे कि जो मृदा प्रदूषण से उसका रोग यानी उससे किस प्रकार का रोग होता है। तो मान लीजिए कि जो हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं, जैसे गेहूं हो गया, फल हो गया, हरी सब्जियां हो गया, तो अगर उसको हम लोग अत्यधिक रसायन के उपयोग से उसको अगर इस्तेमाल किए हैं, उसका उपयोग करके उसको उपजाए हैं, तो उसमें भी अत्यधिक रसायन मात्रा मौजूद होगी। जो हम लोग उसे भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे स्वास्थ्य पर हमारे हानि पहुंचाने का काम करेगा। तो इससे भी हमारा क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है, हमें डाइजेस्ट यानी पाचन शक्ति की कमी होगी, हमारा लीवर प्रभावित होगा, हमारा आंख सूजने लगेगा, हमें खून की कमी महसूस होने लगेगी। यानी जो हम लोग रसायन यानी अत्यधिक जो रसायन हो गया उसका उपयोग कर हम जो फल सब्जी उपजा रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उस डायरेक्ट तो हम लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन सब्जी की मात्रा में या फल की मात्रा में उसको हम लोग इनडायरेक्ट ले रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा शरीर क्या होगा, प्रभावित होगा, उससे हमें अनेक प्रकार के रोग का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर निवारण की बात करेंगे। तो निवारण में क्या होगा कि देखिए, ऐसे तो मिट्टी को हम लोग उसको उर्वरक शक्ति ऐसे एक या दो फसल उपजाकर भी कर सकते हैं, या उसको हम लोग पुनः एक सीजन के अंतराल पर परती रख यानी उसको परती हम लोग देहाती यानी ग्रामीण क्षेत्र में के खेत को उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए उसको परती छोड़ देते हैं। परती का अर्थ होता है यानी उस पर कोई फसल नहीं उगाया जाता है। उससे क्या होता है, एक साल यानी छोड़ देने से उसमें उर्वरक शक्ति अपने आप आ जाता है।
क्योंकि जो हमारा मिट्टी होता है यानी किसान का मित्र जो केचुआ का कहा जाता है, केचुआ क्या करते हैं, उस मिट्टी को उलटने पलटने में काम करते हैं, जो उसकी उर्वरक शक्ति बनी रहती है, उनसे ज्यादा उपज तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निवारण की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या होगा, तो एक तो हमारा हो गया खेत को पड़ते रहकर हम लोग उसको उसका मिट्टी का उर्वरक शक्ति बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि दूसरा पॉइंट होता है फसल चक्र। फसल चक्र अपनाकर भी हम लोग मिट्टी के उर्वरक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, उससे अत्यधिक अच्छी फसल को उपजा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फसल चक्र। उसके बाद से थर्ड पॉइंट की बात करें तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है, यानी मृदा को हम लोग प्रदूषित नहीं होने दें, इसके लिए हमें दलहनी फसलें बोना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वह वायुमंडल से नाइट्रोजन को एकत्रित करके मिट्टी में बनाए रखेंगे, जिससे क्या होता है मिट्टी की उर्वरक शक्ति क्या होगा, मजबूत होगा, जिससे भी क्या होगा कि अत्यधिक मात्रा में उपज तैयार होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग 3 पॉइंट के रूप में जाने कि उसका निवारण हम लोग किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, इसका समाधान कैसे है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ते उद्योग धंधे के कारण चिमनियां दिन रात धुआं उगल रही है। यानी देखिए, हमारा पहले का परिवेश क्या था कि हम लोग बहुत कम मात्रा में चिमनी देखने को मिलता था। क्या था बाबू, क्या था दोस्त, यानी बहुत कम मात्रा में, यानी 10 साल 20 साल पहले जाइएगा तो बहुत कम मात्रा में चिमनी या कल कारखाने देखने को मिलता था। लेकिन ये बढ़ते परिवेश के कारण, यानी अत्यधिक जनसंख्या के कारण, अत्यधिक पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, ये अत्यधिक पेड़ काटे जा रहे हैं और नए नए मकान बनाए जा रहे हैं, नए नए कल कारखाने बनाए जा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जो चिमनियां है दिन रात क्या कर रही है, कारखाना बनाया जाए, तो यानी उसका हम लोग कारखाना में काम होगा तो धुआं निकलेगा ही निकलेगा। तो यहाँ पर दिन रात क्या करती है, धुआं निकल रही है। यातायात के साधन, यानी हम लोग जो उपयोग, यानी यातायात के साधन में जो हम लोग उपयोग गाड़ी का उपयोग करते हैं, उससे भी जो धुआं निकलता है वो भी हमारे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग में मदद करता है, यानी बढ़ाने में। उसके बाद से देख रहे हैं हम लोग फ्रिज, यानी हम लोग क्या करते हैं, शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सुविधा के लिए फ्रिज का उपयोग करते हैं, वह भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग में सपोर्ट करता है। देखिएगा कैसे। उसके बाद से हम लोग एसी हो गया, जनरेटर हो गया, दिन रात चलाए जा रहे हैं, यानी जनरेटर की बात करें तो दिन रात चलाए जा रहे हैं, और पेड़ अत्यधिक काटे जा रहे हैं। बिजली के बल्ब, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अत्यधिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन कारणों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाता है बाबू, यानी ये सब कारणों के उपयोग करेंगे हम, तो उनसे क्या होगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। यानी हम लोग इसको, यानी ये सारे हम लोग जो भी अपने जीवनचर्या में, यानी दिनचर्या में हम लोग उपयोग करते हैं, इससे क्या होता है, सीधे डायरेक्ट हमारे वातावरण यानी एनवायरनमेंट पर प्रभाव पड़ता है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद से हमने अपने पॉइंट इसी अध्याय में हमने देखा था कि जो हमारा पॉलीथीन होता है, जो प्लास्टिक होता है, इसको भी हम लोग इसका उपयोग सीमित मात्रा में कर दें तो इससे भी हमारा जो पर्यावरण प्रदूषित होता है उसको भी हम लोग रोका जा सकता है। जैसे अनावश्यक वस्तु, यानी अनावश्यक समय हम लोग पॉलीथीन का यूज ना किया जाए। दुकान हो या छोटा सामान लेने के लिए हम लोग झोला का उपयोग किया जाए। इससे भी क्या होगा, हम लोग कम पॉलीथीन का उपयोग करेंगे, कम मात्रा में पॉलीथीन का उपयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा, मृदा प्रदूषण को हम लोग बनाए रखे जा सकते हैं। और आपने देखा होगा दोस्त कि कहीं कहीं इस गाइडलाइन को रोड के किनारे भी लगाया जाता है, यानी रोड किनारे बोर्ड पर आपको ये निर्देश दिया जाता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर अपने देख रहे हैं कि कुछ होर्डिंग आपको दिया हुआ है, उसे हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिएगा, शिव समान 20 पिए वन, यानी शिव समान 20 पीते वन, कामधेनु सा देते धन, वृक्षों की भरमार खुशियां अपार। यानी कुछ आपको होर्डिंग दिया रहता है, जिससे आपको पढ़कर अपने अंदर की जो कमियां हैं उसे सुधारने का वो वहां पर निर्देश दिया रहता है। उसके बाद से हम लोग सेकेंड होर्डिंग पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल जीवन खतरे में डाल, यानी पॉलीथीन का इस्तेमाल जीवन खतरे में डाल, स्वस्थ नदी वृक्ष हरे भरे हो, जग जीवन खुशहाल, पुण्य
पुण्य सहिला भागीरथी में मानो कुछ मत डाल, यानी पुण्य जो है सलिला भागीरथी में मानो कुछ मत डाल। तो इस तरह नाना प्रकार के हमें होर्डिंग डाला लिखा होता है, ये चौक चौराहे पर हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या करते हैं, यानी होर्डिंग के माध्यम से यानी आपको निर्देश दिया जाता है, आपको सूचित किया जाता है कि जो हमारा पर्यावरण है ये हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानव प्रजाति के लिए बहुत ही लाभकारी साबित है। अगर हम इसको पर्यावरण को संरक्षित रखते हैं या इसको हम लोग इसका नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो ये हमारे जीवन के साथ एक अनुकूल के रूप में बना रहेगा। अगर हम अपने स्वार्थ के कारण इसका हम लोग दोहन करेंगे, शोषण करेंगे तो ये हमारे जीवन के साथ साथ अन्य जीव जंतु पर ये अकाल रूप लेगा और हमें जान मान की क्षति का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह हम लोग अपने इस अध्याय 7 में अपने बेसिक थ्योरम पर हम लोगों ने चर्चा किया। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको इस नोटिफिकेशन के रूप में मिले। और साथ ही साथ मैं इस बात को भी अवगत करा देना चाहता हूं कि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।